Xiaomi 15 अल्ट्रा लॉन्च हो चुका है, लेकिन क्या ये सच में 78,000 रुपये का हकदार है या सैमसंग के नए S25H का अपग्रेड मार्केट को हिला देगा? और भारत में 55,000 करोड़ के नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का क्या असर होगा? इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका हफ्ते भर की सबसे बड़ी खबरों में। अरे भाई, आ गए टेक और बिजनेस की सच्चाई सुनने। यह आपका वीकली पॉडकास्ट एपिसोड 1 है और हर हफ्ते की बड़ी खबरों का लेंस आपके सामने रखता हूँ बिना किसी फिल्टर के। चलो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ मिलता है सीधी बात, नो मसाला, हर हफ्ते का असली रिकैप। वेलकम टू फर्स्ट सेगमेंट। नए फोन्स, धमाकेदार लीक्स और सबसे तेज टेक अपडेट्स सब मिलेगा यहाँ, ओनली ऑन द लॉन्च डेक। चलिए देखते हैं इस हफ्ते टेक दुनिया में क्या नया आ रहा है। स्मार्टफोन लॉन्चेस और लीक्स। Xiaomi 15 अल्ट्रा चीन में लॉन्च हो चुका है और इसका ग्लोबल लॉन्च भी हो गया है। इसमें 6.73 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर, 50+50+50+ 200 मेगापिक्सल कैमरा, 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 6000 mAh पावर बैटरी दी गई है। भारत में 11 मार्च को लॉन्च होगा और इसमें प्रो लेवल फोटोग्राफी के लिए लेजेंड किट एक्सेसरी दी गई है। भारतीय कीमत लगभग 78,000 रुपये हो सकती है। Xiaomi 15 अल्ट्रा हाई एंड कैमरा स्मार्टफोन की दौड़ में एक मजबूत दावेदार है। लेजेंड किट एक्सेसरी इसे प्रो फोटोग्राफर्स के लिए और खास बनाती है। सैमसंग गैलेक्सी S25H के 16 अप्रैल को लॉन्च होने की उम्मीद है। इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 एलीट प्रोसेसर और 200+50 मेगापिक्सल कैमरा हो सकता है। सैमसंग का यह मॉडल अल्ट्रा वेरिएंट के मुकाबले कम प्रीमियम लेकिन पावरफुल हो सकता है। कैमरा अपग्रेड इसे गैलेक्सी S सीरीज में बेहतर विकल्प बना सकता है। लीक्स और रूमर्स। iPhone 17 Pro में कैमरा अपग्रेड देखने को मिलेगा, जिससे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पहले से बेहतर हो सकती है। एप्पल हर साल अपने कैमरा सिस्टम को इंप्रूव करता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हार्डवेयर में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा या सिर्फ सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग होगी। गूगल पिक्सल 9a की कीमत लीक हुई है। इसकी अनुमानित कीमत 499 यूरो लगभग 45,000 रुपये होगी। इसमें 6.25 इंच डिस्प्ले, टेंसर G4 चिप और पिल शेप कैमरा मिलेगा। पिक्सल 9a प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट में एक ठोस ऑप्शन होगा, लेकिन कीमत थोड़ा ज्यादा हो सकती है, खासकर भारत में। आप मिड रेंज और बजट स्मार्टफोन्स अपडेट्स। सैमसंग गैलेक्सी A56 में 6.7 इंच डिस्प्ले, 50+12+5 मेगापिक्सल कैमरा, 12 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, Exynos 1580 प्रोसेसर और 5000 mAh पावर बैटरी दी गई है। कीमत 43,735 रुपये से शुरू होगी। गैलेक्सी A56 मिड रेंज सेगमेंट में एक प्रीमियम फील वाला फोन होगा, लेकिन सैमसंग को बेहतर वैल्यू देने के लिए अपने ए सीरीज की कीमतों पर ध्यान देना होगा। Vivo T4X का पहला लुक सामने आ चुका है और यह 5 मार्च को लॉन्च होगा। शुरुआती कीमत 12,999 रुपये होगी, जिसमें Dimensity 7300 प्रोसेसर और 6500 mAh पावर बैटरी मिलेगी। बैटरी लाइफ को प्राथमिकता देने वालों के लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन Vivo को अपने कैमरा सॉफ्टवेयर को और बेहतर करने की जरूरत है। Realme 14 Pro Lite भारत में लॉन्च हुआ है। इसमें 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, AMOLED डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। कीमत 21,999 रुपये रखी गई है। Realme के फोन्स हमेशा दमदार स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं, लेकिन लाइट वेरिएंट की कीमत थोड़ा ज़्यादा लग सकती है। Poco F7 और Poco F7 अल्ट्रा मार्च के अंत तक ग्लोबली लॉन्च हो सकते हैं। Poco F7 सीरीज को गेमिंग और परफॉर्मेंस लवर्स के लिए एक बड़ा अपग्रेड माना जा सकता है। टेक्नो स्पार्क स्लिम लॉन्च हो गया है। इसकी मोटाई 5.75 मिलीमीटर है और इसमें 5200 mAh पावर बैटरी दी गई है। टेक्नो अपने बजट सेगमेंट को मजबूत कर रहा है, लेकिन स्लिम डिजाइन के साथ क्या बैटरी बैकअप अच्छा रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। अपकमिंग स्मार्टफोन्स। नथिंग फोन 3a का पहला लुक ऑफिशियली सामने आ चुका है। नथिंग अपने ट्रांसपेरेंट डिजाइन और इनोवेटिव सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है। देखना होगा कि 3a में प्रीमियम और बजट का सही संतुलन मिलता है या नहीं। Oppo Find X8 अल्ट्रा चीन में अप्रैल में लॉन्च हो सकता है। साथ ही Find X8 मिनी भी जल्द लॉन्च होगा। Oppo का Find X सीरीज कैमरा टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के लिए जानी जाती है। X8 अल्ट्रा इसी ट्रेंड को आगे बढ़ा सकता है। फोल्डेबल और न्यू टेक्नोलॉजीज का अपडेट। Infinix मिनी ट्राइफॉल का एक टीजर ब्रांड ने जारी किया है, लेकिन यह अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट स्टेज में है। Infinix जैसे ब्रांड का फोल्डेबल मार्केट में एंट्री लेना काफी दिलचस्प है, लेकिन क्या ये सैमसंग और हुआवे को टक्कर दे पाएगा? सैमसंग ट्राइफॉल सीरीज की चर्चा हो रही है। इसे G Fold कहा जा रहा है और इसकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपये हो सकती है। अगर सैमसंग इसे कमर्शियल मार्केट में लाता है, तो यह फोल्डेबल टेक्नोलॉजी में एक बड़ी क्रांति हो सकती है। Realme ने इंटरचेंजेबल लेंस फोन पेश किया है, जिसमें 73 मिलीमीटर और 234 मिलीमीटर लेंस सपोर्ट मिलेगा, जिससे स्मार्टफोन फोटोग्राफी को और बेहतर बनाया जा सकेगा। स्मार्टफोन में इंटरचेंजेबल लेंस एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसे कितने लोग अपनाएंगे, ये देखने लायक होगा। टैबलेट्स और अदर डिवाइसेस के और बढ़ते हैं। 2024 में टैबलेट मार्केट में 42% की ग्रोथ दर्ज की गई है। इस साल 5.7 मिलियन टैबलेट बिके, जिसमें सैमसंग टॉप पर रहा, उसके बाद एसर, एप्पल, लेनोवो और Xiaomi का स्थान रहा। टैबलेट मार्केट की ग्रोथ बताती है कि लोग लैपटॉप के बजाय टैबलेट को प्रेफर करने लगे हैं, खासकर ऑनलाइन लर्निंग और एंटरटेनमेंट के लिए। एप्पल ने भारत में नया iPad और iPad Air लॉन्च किया है। iPad में A16 चिप, 128 GB स्टोरेज, शुरुआती कीमत 34,900 रुपये और सेलुलर वर्जन 49,900 रुपये में मिलेगा। iPad Air की शुरुआती कीमत 59,900 रुपये और इसका सेलुलर वर्जन 74,900 रुपये में उपलब्ध होगा। iPad Air में M सीरीज चिप आना इसे प्रो लेवल यूजर्स के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन बना सकता है। स्ट्रीमिंग और एप्लीकेशन अपडेट्स के बारे में सुने अब। YouTube TV ऐप में जल्द ही Netflix और प्राइम वीडियो इंटीग्रेट किए जाएंगे। यह अपडेट स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ा कदम हो सकता है, जिससे एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल सर्विसेज का एक्सेस मिलेगा। फीचर फोन्स और लिमिटेड एडिशन डिवाइसेस। HMD ग्लोबल ने 3 नए फोन लॉन्च करने वाले हैं, Fusion XL 2660 फ्लिप और FC बार्सिलोना स्पेशल एडिशन। फीचर फोन मार्केट अब भी जिंदा है और नॉस्टैल्जिक डिजाइन से और दिलचस्प बना रहे हैं। तो ये थी वीकली टेक अपडेट्स। आप क्विक टेक एट एवरीथिंग इन मिनट्स ट्रिविया सेगमेंट की और आज के टेक ट्रिविया की तरफ, जहां मैं आपके लिए कुछ दिलचस्प फैक्ट्स लेकर आया हूं। क्या आप जानते हैं कि Xiaomi 15 अल्ट्रा का लेजेंड किट क्या है? यह एक खास एक्सेसरी है जिसमें कैमरा ग्रिप, एक्सटर्नल शटर बटन और कस्टम डायल्स मिलते हैं, जिससे फोन प्रोफेशनल कैमरा जैसा अनुभव देता है।
सैमसंग अपने ट्राई फोल्ड जी फोल्ड फोन पर कब से काम कर रहा है। सैमसंग 2020 से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है और अब इसका पहला कमर्शियल वर्जन लॉन्च होने की तैयारी में है। क्या आप जानते हैं कि आईफोन 17 प्रो का कैमरा सिर्फ हार्डवेयर नहीं बल्कि नई टेट्राप्रिज्म टेक्नोलॉजी के कारण खास हो सकता है। लीक्स के मुताबिक एप्पल आईफोन 17 प्रो में नए जनरेशन का टेट्राप्रिज्म लेंस लाने की योजना बना रहा है, जिससे ज्यादा ऑप्टिकल जूम और बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस मिलेगी। वेलकम टू नेक्स्ट सेगमेंट। यहाँ बात होगी नए हाईवेज, बड़े प्रोजेक्ट्स और इंफ्रा डेवलपमेंट्स की जो देश का फ्यूचर बदल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन हो या एक्सपेंशन, जो भी देश बना रहा है उसकी बात होगी ब्रिक बाय ब्रिक। चलिए देखते हैं इस हफ्ते इंफ्रा दुनिया में क्या नया हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी सेक्टर के अपडेट्स, एविएशन एंड एयरपोर्ट डेवलपमेंट से जुड़े अपडेट्स। फ्लाई भारती ने 750 करोड़ रुपए के निवेश के साथ उज्जैन में नया हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की है, जिससे इस प्रमुख तीर्थ स्थल की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। उज्जैन के धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र को यह हवाई अड्डा नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। भविष्य में इसे इंटरनेशनल उड़ानों के लिए भी तैयार किया जा सकता है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 500 करोड़ रुपए की लागत से वारंगल, तेलंगाना में एक नया हवाई अड्डा स्थापित करने की योजना बना रही है। तेलंगाना की बढ़ती औद्योगिक और व्यापारिक जरूरतों के लिए यह एयरपोर्ट जरूरी कदम हो सकता है। इसे समय पर पूरा करना प्राथमिकता होनी चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक के उजाड़ के पास 200 करोड़ रुपए की लागत से एक नया रनवे बनाने जा रही है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और इस महीने के अंत तक टेंडर जारी किया जाएगा। डिफेंस एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए यह एक अहम प्रोजेक्ट है। इसे मल्टी यूज रनवे के रूप में विकसित करने पर विचार किया जा सकता है। मेट्रो एंड रैपिड ट्रांजिट एक्सपेंशन से जुड़े अपडेट्स। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC ने 1475 मीटर लंबी टनल लिंक छतरपुर मंदिर और इग्नू के बीच पूरी कर ली है, जिससे तुगलकाबाद एरोसिटी मेट्रो लाइन गोल्डन लाइन की प्रगति तेज होगी। इस टनल से दक्षिण दिल्ली और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आसान होगी। आने वाले समय में इसे अन्य प्रमुख लाइनों से जोड़ा जा सकता है। थाने बोरवाली टनल का पहला टनल बोरिंग मशीन टेस्ट सफल रहा है और जल्द ही इसे साइट पर तैनात किया जाएगा। ये 11.84 किलोमीटर लंबी टनल भारत की सबसे चौड़ी टनल होगी, बुलेट ट्रेन टनल्स को छोड़कर। मुंबई में ट्रैफिक कम करने में यह एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। इसे जल्द से जल्द चालू करना प्राथमिकता होनी चाहिए। दिल्ली मेरठ मेट्रो का कार्य पूरा हो गया है और जून से इसे आम जनता के लिए शुरू किया जाएगा। दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा पहले से अधिक सुगम और तेज होगी। भविष्य में और रूट जोड़ने की जरूरत हो सकती है। मुंबई मेट्रो की 33.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो 3 एक्वा लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने की ओर है और पहली ट्रायल ट्रेन कफ परेड स्टेशन तक पहुंच चुकी है। मुंबई के लोकल ट्रांसपोर्ट को नया विकल्प मिलेगा। बेहतर फीडर सर्विस और इंटीग्रेशन इस प्रोजेक्ट की सफलता को बढ़ा सकता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को मुंबई मेट्रो MRTS 30 किलोमीटर, इंदौर उज्जैन मेट्रो 46 किलोमीटर, तुगलकाबाद नोएडा सेक्टर 142 15 किलोमीटर, कुंडली सोनीपत 20 किलोमीटर, समायापुर बदली कुंडली 15 किलोमीटर और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन न्यू अशोकनगर 13 किलोमीटर जैसी नई मेट्रो लाइनों के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के लिए बिड्स मिली हैं, जिनका काम अगले 12 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में मेट्रो विस्तार को तेज करने के लिए यह एक अच्छा संकेत है। समय पर परियोजनाएं पूरी होने से शहरी आवागमन में सुधार होगा। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत लाइन को इस साल मंजूरी मिल सकती है, जिससे यात्रियों को तेज और सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूटर्स के लिए यह एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। इसे मौजूदा ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ने पर ध्यान देना जरूरी होगा। रेल कनेक्टिविटी एनहांसमेंट्स के और बढ़ते हैं। कोकराझार असम से गैलेफू भूटान के बीच 3500 करोड़ रुपए की लागत से पहली रेल लाइन बनाई जाएगी, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। भारत भूटान व्यापार और टूरिज्म को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का बेहतरीन अवसर। इसे एक्सप्रेस रूट के रूप में विकसित किया जा सकता है। अब और भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेगमेंट्स आ गए हैं। शिप बिल्डिंग एंड एरोस्पेस एक्सपेंशन के अपडेट्स। Hyundai रोटम, एक प्रमुख वैश्विक शिप निर्माता, भारत में अपना शिप बिल्डिंग बेस स्थापित करने के लिए संभावित स्थानों की तलाश कर रहा है। उनकी टीम तमिलनाडु के तूतीकोरिन और कडलूर का दौरा कर चुकी है। इस प्रोजेक्ट में लासन और टूब्रो के साथ साझेदारी की संभावना है, जिससे कटुपल्ली में एक मेगा शिपयार्ड बनेगा, जहां नए जहाजों का निर्माण और पुराने जहाजों की मरम्मत की जाएगी। भारत के समुद्री रक्षा और कमर्शियल शिप बिल्डिंग के लिए यह बड़ा कदम हो सकता है। लोकल इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए इसे मेक इन इंडिया से जोड़ना जरूरी होगा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड अगले 3 से 5 वर्षों में 10% एक्सपोर्ट ग्रोथ का लक्ष्य लेकर चल रही है। फिलहाल कंपनी के पास 23,877 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है और वह नई सुविधाओं में निवेश करने की योजना बना रही है। भारत के रक्षा और समुद्री निर्माण क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण विकास है। निर्यात बढ़ाने से विदेशी मुद्रा भंडार को भी फायदा होगा। इंडस्ट्रियल और बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स के अपडेट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स वन ऑफ द रीसेंट बड़े चर्चा में रहने वाला सेगमेंट के अपडेट। डिक्सन टेक्नोलॉजीज उत्तर प्रदेश में अपना विस्तार कर रही है, जहां वर्तमान में भारत में बनने वाले 60% मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इससे यूपी भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में उभर रहा है। उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बनाने में यह एक मजबूत कदम हो सकता है। VCI ग्लोबल कनीसिस लिमिटेड चेन्नई में $3.5 मिलियन का निवेश करके एक नया सेमीकंडक्टर वाया प्लांट स्थापित करने जा रही है। भारतीय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यह निवेश आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम साबित हो सकता है। काइनस टेक्नोलॉजी 3,300 करोड़ रुपए का निवेश करके सानंद, गुजरात में एक आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग OSAT फैसिलिटी बना रही है। ये सुविधा हर दिन 60 लाख चिप्स का उत्पादन करेगी और ऑटोमोटिव, टेलीकॉम और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए सप्लाई करेगी। भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यह एक बड़ा कदम है। इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग के अपडेट। वेव ग्रुप और बेल्जियम की अग्रिस्टो एनवी उत्तर प्रदेश में 750 करोड़ रुपए का निवेश करके एक पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट का विस्तार करेंगे। भारतीय कृषि और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए यह फायदेमंद हो सकता है। इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और एक्सपोर्ट के अवसर भी बढ़ेंगे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव से जुड़े अपडेट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने असम में 55,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है।
सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 12 किलोमीटर लंबी अंडरवाटर टनल होगी, जो भोपाल और नुमालीगढ़ को जोड़ेगी। इसके अलावा कई सड़क और जलमार्ग परियोजनाएं भी प्लान की गई हैं। असम के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देने वाला प्रोजेक्ट, इसे समय पर पूरा करना बेहद जरूरी होगा। असम में 2,300 करोड़ रुपए की लागत से नया सीमेंट क्लिंकर और ग्राइंडिंग प्लांट बनने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट एडवांटेज असम बिजनेस समिट के दौरान स्टार सीमेंट के साथ साइन किए गए एमओयू के तहत बनेगा और राज्य के सबसे बड़े निवेश सौदों में से एक होगा। असम के औद्योगिक विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इससे निर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। अगले अपडेट्स है ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी के। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 5 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, जिसमें 37 हाइड्रोजन गाड़ियां, 15 फ्यूल सेल और 22 इंटरनल कंबस्टन इंजन और 9 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में यह महत्वपूर्ण कदम होगा। इसे अधिक शहरों तक विस्तारित करने पर विचार किया जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल एडवांसमेंट्स अपडेट्स। अब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में नया 5,000 कैपेसिटी रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया है, जिससे डिजिटल पेमेंट्स और टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। टेस्ला भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC में अपना पहला शोरूम खोल रही है। एजुकेशनल और हेल्थ केयर डेवलपमेंट्स। महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी ने घोषणा की है कि बारामती, पुणे और पार्ली में 2 नए वेटनरी कॉलेज खोले जाएंगे। इस परियोजना के लिए 1,129.16 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। एडवांस रिसर्च सेंटर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज इन द इंस्टीट्यूट्स और 96 फैकल्टी पद होंगे। पशु चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे किसानों और डेयरी उद्योग को भी लाभ मिलेगा। भुवनेश्वर में भारत का पहला ISO 9001:2015 सर्टिफाइड वैक्सीन स्टोरेज फैसिलिटी खोली गई है, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत काम करेगी। यहाँ हाइजीन, डिसइंफेक्शन और कोल्ड चेन मैनेजमेंट के उच्च मानकों को अपनाया जाएगा। भारत के टीकाकरण अभियान के लिए यह एक अहम कदम है। इससे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन अधिक प्रभावी और सुरक्षित हो सकेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अपडेट्स। सरकार माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए एक नई नीति तैयार कर रही है, जो उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। MSE सेक्टर के लिए यह नीतिगत बदलाव फायदेमंद हो सकता है। लोन और सब्सिडी को और प्रभावी बनाने की जरूरत होगी। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 15 अप्रैल 2025 तक सभी बॉर्डर चेकपोस्ट हटा दिए जाएंगे, क्योंकि GST लागू होने के बाद इनकी आवश्यकता कम हो गई है। व्यापार के लिए यह एक बेहतरीन निर्णय है। इससे लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी और ट्रांसपोर्टेशन तेज होगा। तो ये थी वीकली इंफ्रा अपडेट्स अबाउट क्विक टेक एट एवरीथिंग इन मिनट्स ट्रिविया सेगमेंट की ओर। चलते हैं इंफ्रा ट्रिविया की ओर, जहां कुछ रोचक तथ्य आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि उज्जैन का नया एयरपोर्ट भारत के अनोखे तीर्थ एयरपोर्ट्स में से एक बन सकता है? वाराणसी एयरपोर्ट पर उड़ान से पहले पायलट और क्रू एक विशेष मंदिर में प्रार्थना करते हैं। इसी तरह उज्जैन एयरपोर्ट में भी धार्मिक और सांस्कृतिक थीम शामिल की जा सकती है, जिससे यह आधिकारिक तीर्थ एयरपोर्ट बनने की दिशा में बढ़ सकता है। क्या आपको पता है कि भारत की सबसे लंबी मेट्रो टनल किस शहर में है? कोलकाता मेट्रो की 10.8 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट टनल हुगली नदी के नीचे से गुजरती है, जो भारत की सबसे लंबी मेट्रो टनल है। वहीं मुंबई की थाने बोरवाली टनल देश की सबसे चौड़ी नॉन बुलेट ट्रेन टनल होगी, जिससे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक घटेगा। क्या आप जानते हैं कि भारत भूटान रेलवे प्रोजेक्ट से पहले वहां कोई रेलवे नेटवर्क क्यों नहीं था? भूटान उन गिने चुने देशों में से एक है जहां अब तक रेलवे नहीं थी। कोकराझार गालेफू रेल परियोजना पहली सीधी कनेक्टिविटी होगी, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और टूरिज्म में बड़ा बदलाव आएगा। वेलकम टू नेक्स्ट सेगमेंट। यहाँ मार्केट की हर चाल, स्टार्टअप की कहानी और बड़े डील्स की बात होगी, क्योंकि यह है द हसल रिपोर्ट। चलिए देखते हैं इस हफ्ते बिजनेस दुनिया में क्या नया हो रहा है। फिनटेक द बज़वर्ल्ड सेगमेंट के अपडेट भाई। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के अपडेट। M2P फिनटेक रेवेन्यू 13% गिरकर 382 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन लॉस 134 करोड़ रुपए पर स्थिर रहा। EBITDA मार्जिन -22.51% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -28.23% है। कंपनी 1.38 रुपये खर्च करके 1 रुपये कमा रही है। M2P फिनटेक को अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करनी होगी और कॉस्ट कटिंग पर ध्यान देना होगा। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी की अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स और बेटर मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजीज जरूरी होगी। पेमेंट सॉल्यूशंस और डिजिटल ट्रांजैक्शन सेगमेंट के अपडेट। सेफेक्स पे रेवेन्यू 67% गिरकर 88 करोड़ रुपए हो गया, जबकि लॉस 100% बढ़कर 44 करोड़ रुपए हो गया। EBITDA मार्जिन -42.12% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -186% है। यह एक रेड फ्लैग है, क्योंकि रेवेन्यू डिक्लाइन और लॉसेस बढ़ना रिस्क को सिग्नल करता है। बिजनेस मॉडल को ऑप्टिमाइज करने और कैश बर्न कम करने के लिए बेहतर कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी। फाइकॉमर्स रेवेन्यू 134% बढ़कर 81 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन लॉस 207% बढ़कर 28.9 करोड़ रुपए हो गया। EBITDA मार्जिन -35.11% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -40.18% है। रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लॉसेस का इतना बढ़ना चिंता की बात है। पेमेंट सॉल्यूशंस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत हाई है, इसलिए फाई को कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम करने और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने की जरूरत होगी। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज 35 करोड़ रुपए की फंडिंग अपने पुराने निवेशकों से जुटाए। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का फिर से इन्वेस्ट करना यह दिखाता है कि कंपनी की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी सही दिशा में है। अब इनोवेटिव को प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी पर फोकस करना होगा। लैंडिंग और क्रेडिट वाले अपडेट्स। इंडिफाई टेक्नोलॉजीज रेवेन्यू 60% बढ़कर 317 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन प्रॉफिट 47% गिरकर 2.7 करोड़ रुपए पर आ गया। कंपनी ने अब तक $80 मिलियन से अधिक की फंडिंग जुटाई है। MSME लैंडिंग सेक्टर हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाला है, लेकिन इसमें NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रिस्क भी रहता है। इंडिफाई को रिस्क मैनेजमेंट, बेटर अंडरराइटिंग प्रैक्टिसेस और स्ट्रॉन्ग रिकवरी स्ट्रैटेजीज पर ध्यान देना होगा ताकि प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव हो सकें। सास और एंटरप्राइज टेक के अपडेट। नाम सुना है क्या पहले? एंटरप्राइज टेक के अपडेट। Beacon.li 60.9 करोड़ रुपए की सीरीज ए फंडिंग जुटाई। एंटरप्राइज टेक सेक्टर में स्केलेबिलिटी की बहुत पोटेंशियल है, खासकर अगर प्रोडक्ट किसी को बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो।
Beacon.li को अपनी टेक्नोलॉजी और कस्टमर एक्सपीरियंस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना होगा ताकि यह कंपटीशन में आगे बना रहे। गेनहब टेक्नोलॉजीज $100K की प्री सीरीज ब्रिज फंडिंग जुटाई। ये छोटी फंडिंग है, लेकिन अर्ली स्टेज SaaS स्टार्टअप्स के लिए यह ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम आ सकती है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू मॉडल बनाना होगा। AI और ऑटोमेशन SaaS जो फ्यूचर सेगमेंट है उनके अपडेट्स। फोर्ट AI $2.7 मिलियन की सीड फंडिंग जुटाई। AI और ऑटोमेशन बेस्ड सॉल्यूशंस की डिमांड लगातार बढ़ रही है। हालांकि इस स्पेस में कंपटीशन बहुत हाई है, इसलिए फोर्ट AI को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और सही मार्केट फिट पर फोकस करना होगा। ज्ञान AI अब मैक्स IQ 68 करोड़ रुपए की सीड फंडिंग जुटाई। AI सेक्टर में यह एक सिग्निफिकेंट फंडिंग राउंड है, जिससे कंपनी को R&D और टीम एक्सपेंशन में मदद मिलेगी। हालांकि कंपटीशन को देखते हुए मैक्सिक को अपनी AI सॉल्यूशंस में इनोवेशन और स्केलेबिलिटी पर फोकस करना होगा। ऑटोमोबाइल और लॉजिस्टिक्स वाले तेज चलने वाले अपडेट्स। 91 ट्रक्स जो एक ऑनलाइन कमर्शियल व्हीकल लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, 30 से 35 करोड़ की फंडिंग जुटाने की तैयारी में है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसका रेवेन्यू 10.11 करोड़ रहा और नुकसान 1 करोड़ से भी कम था। फंडिंग से 91 ट्रक्स को अपने प्लेटफॉर्म को और मजबूत करने और नए ग्राहक जोड़ने में मदद मिलेगी। कम नुकसान दिखाता है कि कंपनी सही ट्रैक पर है, लेकिन ग्रोथ स्केल करना अगली चुनौती होगी। लीप इंडिया जो लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन से देती है, ने इस साल 44.3% ग्रोथ के साथ 365 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया। प्रॉफिट 311% बढ़कर 37 करोड़ हो गया और कंपनी का खर्च भी नियंत्रित है। हर ₹1 कमाने के लिए 89 पैसे खर्च हो रहे हैं। लीप इंडिया की जबरदस्त ग्रोथ दिखाती है कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर में इसकी पकड़ मजबूत हो रही है। लागत नियंत्रण अच्छी रणनीति को दर्शाता है, लेकिन इस गति को बनाए रखना अहम होगा। कंज्यूमर और रिटेल से जुड़े अपडेट्स। D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट में नए अपडेट्स। अब नूक जो एक D2C होम अप्लायंसेस कंपनी है, उसने 40 करोड़ रुपए की सीरीज ए फंडिंग उठा ली। D2C मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत हाई है। नूक को ब्रांड पोजीशनिंग, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन और कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजीज को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि यह मार्केट में लंबे समय तक टिक सके। चटपटा क्विक कॉमर्स और डिलीवरी के अपडेट। स्विश 121.8 करोड़ रुपए की सीरीज ए फंडिंग जुटाई। 10 मिनट डिलीवरी मॉडल को लेकर सस्टेनेबिलिटी पर काफी डिबेट होती रही है। स्विश को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यूनिट इकोनॉमिक्स और कॉस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाना होगा। इंश्योरेंस और फिनटेक के बोरिंग सेक्टर के अपडेट्स। इंश्योरेंस देखो ने $70 मिलियन की फंडिंग जुटाई है और फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसका रेवेन्यू 7 गुना बढ़कर 743.6 करोड़ हो गया। कंपनी ने 85.71 करोड़ का प्रॉफिट भी दर्ज किया है। इंश्योटेक सेक्टर में यह बड़ी ग्रोथ दिखाता है। मजबूत रेवेन्यू और मुनाफे में उछाल कंपनी की सही बिजनेस रणनीति को दर्शाता है। अब इसे मार्केट लीडरशिप बरकरार रखने पर फोकस करना होगा। देश की धरती यानी एग्रीकल्चर और सप्लाई चेन से जुड़े अपडेट्स। फार्म मैनेजमेंट और एग्री सॉल्यूशन सेगमेंट के अपडेट्स। फॉल्कर जो एक एग्रीटेक सप्लाई चेन कंपनी है, का ग्रॉस रेवेन्यू 27.3% बढ़कर 368 करोड़ हो गया, लेकिन नुकसान 200% बढ़कर 15 करोड़ तक पहुंच गया। फिलहाल कंपनी हर ₹1 कमाने के लिए ₹1.04 खर्च कर रही है। रेवेन्यू ग्रोथ दिखाती है कि कंपनी की मार्केट डिमांड बनी हुई है, लेकिन बढ़ता नुकसान ये दर्शाता है कि लागत प्रबंधन पर और ध्यान देने की जरूरत है। लंबी अवधि में प्रॉफिटेबिलिटी सुधारने के लिए बिजनेस मॉडल का रिएवैल्यूएशन अहम होगा। मैपमाईक्रॉप $1.8 मिलियन की सीड फंडिंग जुटाई। एग्रीटेक सेक्टर में टेक्नोलॉजी एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है। मैपमाईक्रॉप अगर सही पार्टनरशिप्स बनाए और स्केलेबल बिजनेस मॉडल पर काम करे तो एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। वर्कफोर्स और रियल एस्टेट हार्ड ग्राइंडिंग सेक्टर के अपडेट। बेटर प्लेस जो ब्लू कॉलर वर्कफोर्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, सीरीज डी राउंड में 31.9 करोड़ जुटाने जा रहा है। ब्लू कॉलर वर्कफोर्स मैनेजमेंट में बढ़ती डिजिटलाइजेशन की जरूरत को देखते हुए ये फंडिंग कंपनी को स्केलेबिलिटी और टेक्नोलॉजी अपग्रेड में मदद कर सकती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा को देखते हुए सर्विस डिफरेंशिएशन पर भी फोकस करना जरूरी होगा। सिला जो एक रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म है, ने महेंद्र सिंह धोनी के फैमिली ऑफिस से फंडिंग जुटाई है। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज का स्टार्टअप्स में निवेश बढ़ता दिख रहा है, जो सेक्टर की संभावनाओं को दर्शाता है। सिला के लिए यह ब्रांड वैल्यू बढ़ाने और नए इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। मजेदार मर्जर्स और एक्विजिशन सेगमेंट। ऑटोमोबाइल सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग के सेगमेंट। गरजप्लिग ने फ्रेश रिव्यू नाम की रिव्यू मैनेजमेंट कंपनी का अधिग्रहण किया है, जिससे ऑटो सर्विस ऑपरेशंस, मार्केटिंग और रेपुटेशन मैनेजमेंट को और बेहतर बनाया जा सकेगा। यह अधिग्रहण दर्शाता है कि ऑटो सर्विस सेक्टर में डिजिटल ब्रांडिंग और कस्टमर फीडबैक का महत्व बढ़ रहा है। सही इंटीग्रेशन से यह गरजप्लिग को सर्विस क्वालिटी सुधारने और ग्राहक विश्वास मजबूत करने में मदद कर सकता है। टेक और फिनटेक इन्वेस्टमेंट्स के अपडेट। अब AI और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेगमेंट। क्रेड रिजॉल्व ने $1.1 मिलियन की सीड फंडिंग जुटाई है, जिससे यह अपने AI टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगा और 25 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप करेगा। AI ड्रिवन फिनटेक सॉल्यूशंस की बढ़ती मांग को देखते हुए ये फंडिंग क्रेड रिजॉल्व को नए इनोवेशन लाने और अपनी सेवाओं को स्केल करने में मदद करेगी। मजबूत पार्टनरशिप से इसकी मार्केट पकड़ भी बढ़ सकती है। हेल्थ केयर और फर्टिलिटी के अपडेट्स। आरवा हेल्थ जो एक फर्टिलिटी केयर स्टार्टअप है, ने $1 मिलियन की प्री सीड फंडिंग जुटाई है। इसका फोकस टेक एनेबल्ड फर्टिलिटी क्लिनिक्स खोलने पर रहेगा। फर्टिलिटी केयर में टेक्नोलॉजी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और यह फंडिंग आरवा हेल्थ को इनोवेटिव और कस्टमर सेंट्रिक हेल्थ केयर सॉल्यूशंस विकसित करने में मदद कर सकती है। सही लोकेशन और एक्सपर्ट नेटवर्क बनाना इसकी सफलता के लिए अहम होगा। तो ये थी वीकली बिजनेस अपडेट्स। आप क्विक टेक एट एवरीथिंग इन मिनट्स रिव्यू सेगमेंट की और जहां बिजनेस की दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है, आइए जानते हैं कुछ ऐसे रोचक फैक्ट्स जो आपको हैरान कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि M2P फिनटेक एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती एम्बेडेड फिनटेक कंपनियों में से एक है। 2021 में इसकी वैल्यूएशन $600 मिलियन तक पहुंची थी और यह भारत के कई बड़े बैंकों व फिनटेक कंपनियों को तकनीक उपलब्ध कराती है। हालांकि हाल ही में रेवेन्यू गिरने के कारण इसे अपनी ऑपरेशनल रणनीति सुधारने की जरूरत होगी। क्या आपको पता है कि इंडिफाई टेक्नोलॉजीज छोटे व्यवसायों को फाइनेंस देने के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करती है। यह MSMEs की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और ऑनलाइन व्यवहार के आधार पर लोन अप्रूव करती है, जिससे यह पारंपरिक बैंकों से अलग है।
हालांकि प्रॉफिट में गिरावट के कारण इसे एनपीए कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। क्या आप जानते हैं कि इंश्योरेंस देखो भारत में सबसे तेजी से बढ़ता डिजिटल इंश्योरेंस नेटवर्क बना रही है। यह 1300 जोड़ शहरों में मौजूद है और इंश्योरेंस एजेंट्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ रही है। तो इस हफ्ते स्मार्टफोन वर्ल्ड में शाओमी और सैमसंग के नए डिवाइसेज ने सुर्खियां बटोरी। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेट्रो और हाईवे प्रोजेक्ट्स को बड़ी ग्रोथ मिली और बिजनेस की दुनिया में नए स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट्स ने मार्केट को हिला दिया। टेक्नोलॉजी में हर हफ्ते नए लॉन्च होते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये डिवाइसेज इनोवेशन कर रहे हैं या बस प्राइस टैग बढ़ा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में नए हाईवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स कागजों पर शानदार लगते हैं, लेकिन असली फर्क तब पड़ेगा जब लोग इनका इस्तेमाल करके कहेंगे हाँ अब सफर आसान हो गया। और बिजनेस की बात करें तो पैसा सिर्फ उन्हीं स्टार्टअप्स के पास जाएगा जो हाइप से आगे बढ़कर असल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब आपकी बारी। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर आपके लिए कौन सी थी, और आपकी Xiaomi 15 अल्ट्रा, Samsung S25 एज या बिजनेस ट्रेंड्स पर क्या राय है, मुझे बताइए यूट्यूब, फेसबुक, थ्रेड्स और इंस्टाग्राम पर। और हाँ, अगर यह एपिसोड पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सच्ची खबरें और दमदार राय मिलनी चाहिए हर किसी को। अगली बार मिलते हैं, तब तक टेक, बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया से जुड़े रहिए। और बस आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।